It is the chapter 2 of class 9, force and laws of motion. So the topics we have to discuss here are forces, classification of forces, inertia, Newton's laws, first, second and third law, momentum, law of conservation of momentum and its application. First of all, we have to define the force. Force is a reflection between the two objects. और effects of force के बेस पे अगर हम इसकी definition देते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, तो इसके तीन तरह से इफेक्ट पड़ सकते हैं। पहला इफेक्ट ये हो सकता है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। दूसरा फोर्स का इफेक्ट ये हो सकता है कि इट कैन चेंज द state of rest or of uniform motion, यानी कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और नंबर थर्ड, इट कैन चेंज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। शेप एंड साइज में होगा, अगर कोई बॉल ले लेते हैं उसको पुश करते हैं, अगर उसमें इलास्टिसिटी है तो उसका शेप चेंज हो जाता है। फोर्स लगाने के बाद फिर वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब इन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बेस पे हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल व्हिच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी एंड कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो ये आपकी फोर्स की डेफिनेशन हो गई। Now, SI unit of force is Newton and it is a vector quantity. अभी आगे फार्मूला आएगा फोर्स के लिए, वहां से हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी है और क्यों है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी फोर्स की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें फोर्स भी कई तरह के हैं। एक तो ये होता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का होता है व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। जैसे कि कोई बुक है, अगर वो टेबल पर रखी हुई है तो क्या बुक टेबल पे फोर्स अप्लाई कर रही है, टेबल इज आल्सो अप्लाइंग अपवर्ड फोर्स। इस तरह से देख सकते हैं। कोई भी बॉडी इस तरह से रखी हुई है तो ये इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और सरफेस इस बॉडी में जो फोर्स लगा रहा है दैट इज द रिएक्शन। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। दूसरा एग्जांपल जो है एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, इस तरह से ये इनके मासेस हैं m1 m2, दे आर नॉट इन कांटेक्ट बट स्टिल दे आर अप्लाइंग द फोर्स। इस तरह के फोर्स को हम कहेंगे एक्शन एट अ डिस्टेंट फोर्स। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। कोई बॉडी अगर रेस्ट में, इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो इसी इनर्शिया से रिलेटेड है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मूव कर रही है तो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई फोर्स उस पर अप्लाई ना करे। तो इनर्शिया ये प्रॉपर्टी है। Inertia is the property of a body by which either it remains at rest or it moves with constant velocity unless an external force is applied. जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं इस पे, तब तक अगर ये रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर मूव कर रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द इनर्शिया। और अब इसी के बेस पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया
का एक फॉर्म है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं A is 0 if and only if F is 0। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है, बुक्स में इस तरह से नहीं दिया होता है, लेकिन ये लिखने का बहुत शॉर्ट फॉर्म है। A is 0 if and only if F is 0। किस तरह से अभी हमने पीछे पढ़ा था दैट असोलेशन, लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं दैट असोलेशन इज V minus U upon T होता है। अब जब A 0 हो जाएगा तो V minus U upon T is 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो V minus U is 0, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है V is equal to U। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो सेम होने का मतलब क्या है, उसमें कोई असोलेशन नहीं है, जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी बाद में है। तो जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि अगर उसमें कोई फोर्स अप्लाई हो जाता तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ जाता। तो A is 0 if and only if F is 0। और वैसे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में हम ये भी लिख सकते हैं A body does not change its state of rest or of uniform motion unless an external force is applied। जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा देंगे इसके ऊपर, इसकी अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। इट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद में न्यूटन सेकंड लॉ आएगा। सेकंड लॉ को डिस्कस करने से पहले एक टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द मोमेंटम। मोमेंटम इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू M इंटू V। यहीं से इसको डिफाइन भी करेंगे। मोमेंटम क्या है कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, जो भी उसका मास है और एट एन इंस्टेंट जो भी उसकी वेलोसिटी होगी, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे एंड दैट विल बी डिफाइंड एज द मोमेंटम। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और दूसरी बात डायरेक्शन पे लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो V की डायरेक्शन होगी। तो मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। मोमेंटम की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ पर डिस्कस करेंगे तो सेकंड लॉ में इस मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेकंड लॉ के स्टेटमेंट को हम दो तरह से लिखते हैं, मोमेंटम के टर्म्स में भी लिखते हैं और कैलकुलेशन ऑफ फोर्स के टर्म्स में भी लिखते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ का जो होगा उसके दोनों स्टेटमेंट हैं। पहला जो ये फार्मूला डेवलप किया गया था that was F is equal to ma, और जो दूसरा फार्मूला है that is F is equal to dp upon dt, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा p upon डेल्टा t। अभी हम आपको बताएंगे कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पे सेकंड लॉ से हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द फोर्स, हम फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी लॉ का है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसी लॉ का एप्लीकेशन यूज होता है। F is equal to ma, फोर्स जो है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मींस एस, जैसे टाइम पास होता है बॉडी आगे की तरफ बढ़ती है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना मोमेंटम जो है चेंज हो रहा है और कितने टाइम में चेंज हो रहा है, अगर हम इसका रेशियो कर देंगे तो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू द फोर्स। अब जो पहला वाला आ रहा है इसमें, ये आपका जो है यहां पे आता है कि इसमें एक कैलकुलेशन भी F is equal to ma अगर हम लेते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये आपका जो फर्स्ट आया था इक्वेशन F is equal to ma, ये
ये इक्वेशन कहां से आ रहा है? इसमें ये देखा गया था एक्सपेरिमेंटली that acceleration acting on a body is directly proportional to the force and acceleration acting on a body is directly proportional to the inversely proportional to the mass. अगर इन रिलेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो A is proportional to F upon M आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके F is proportional to MA आ जाएगा और we can write it F is KMA. ठीक है, यहाँ पे K is a proportionality constant. K की यूनिट अगर हमें डिसाइड करनी है तो उसके लिए हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि that if the mass of body is 1 kg, acceleration is 1 meter per second square, force acting on it is also 1 Newton. तो ये सारी क्वांटिटीज 1 हो जाएंगी तो 1 is equal to K into 1 into 1. So K will come out 1. तो फाइनली हमें अपना फॉर्मूला मिलता है F is equal to MA. ये तो आपका F is MA का फॉर्मूला हो गया एक्सपेरिमेंटली, ये इस तरह से डिराइव किया गया। अब इस फर्स्ट से हमें सेकंड वाला कैसे मिलेगा? मोमेंटम वाला। अब फर्स्ट को ही लेके चलते हैं, F is equal to MA ले लिया। अब यहां पर देखते हैं सपोज कोई भी बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो जाती है आफ्टर अ टाइम t when an external force F is applied on it and its mass is m. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि दैट डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह इसका यूज होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a की जगह v माइनस u अपॉन t हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे m से, mv माइनस mu अपॉन t। और mv कितना है अब आपका? अभी यहां मैंने डेफिनेशन बताया था कि दैट मोमेंटम इज इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी। ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया। इसको हम p2 कर सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। तो p2 माइनस p1 अपॉन t, और p2 माइनस p1 को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा p। टाइम को भी हम स्मॉल ले लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द डेल्टा t। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। इसी को लैंग्वेज में हम सिंबल्स फॉर्म में dp अपॉन dt लिखते हैं। तो ये आपका सेकंड लगा स्टेटमेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इसके बाद में आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Law of conservation of momentum it says that if no external force acts on a two particle system, two particle या two body system का मतलब ये हुआ कि इस तरह से ये दो पार्टिकल सिस्टम है और इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बाहर से कोई फोर्स पे डाल रहे हैं या आपस में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। सपोज उसकी जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं दे आर u1 एंड u2 और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वेयर u1 इज ग्रेटर देन u2। जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इसकी कम होगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड, वो आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद जब फिर से अलग हो गए तो इनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा एंड लेट दैट वेलोसिटीज आर v1 एंड v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमसे कह रहा है देयर मासेस आर m1 एंड m2 if no external force acts on this two particle system then its total momentum remains constant, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2
is equal to m1v1 plus m2v2. So it is your law of conservation of momentum. It is the law of conservation of momentum कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स टू पार्टिकल सिस्टम पे एक्ट नहीं करेगा तो उसका इनिशियल मोमेंटम और उसका फाइनल मोमेंटम सेम होगा, या हम ये कह सकते हैं इट्स टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। फिर इसके बाद में न्यूटन्स थर्ड लॉ को देख लेते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज ये दो बॉडीज हैं, ये आपस में स्ट्राइक करती हैं, इसका मास m1 ले लें, इसका m2 ले लें, दी बॉडीज आर A एंड B। तो यहां पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे F BA और इधर से हो जाएगा FAB। ये जो सफिक्स में B और AB इसका मतलब ये फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B, और BA का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A। तो लॉ ये कहता है कि अगर इस सिस्टम में भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि FAB जो है माइनस FBA के इक्वल होगा। टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये सारे लॉ आपके हो गए। अब इसमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस का एक पार्ट बचा हुआ है जो पहले रह गया था, उसको भी साथ में लेता हूं। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ये होता है जैसे सपोज कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है और इसमें हम कई फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से F1, F2, F3, और इन तीन फोर्सेस के अप्लाई करने से मूव कर रही, तो हम इन तीनों को अगर ऐड कर देते हैं, एक ऐसा फोर्स यहां पे हम अप्लाई कर दें जो इन तीनों के सम के इक्वल हो, तो दिस F विल बी नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ दीस थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3। ये आपका होता है रिजल्टेंट फोर्स। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। फोर्सेस आपका क्या है? सपोज कोई बॉडी है और इसमें इस तरह से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कि उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए। सपोज ये दो फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इधर से दो अपोजिट हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो ये द रिजल्टेंट कंडीशन इसकी यही हो गई, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। और अनबैलेंस में क्या हो जाएगा? दिस रिजल्टेंट विल नॉट इक्वल टू जीरो। उस समय रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो नहीं होगा। सपोज कोई बॉडी है, इधर हमारा 10 न्यूटन 7 न्यूटन लग रहा है और इधर हमारा 11 न्यूटन लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इधर दो सेम डायरेक्शन में 17 न्यूटन हो जाएगा और इधर वाला आपका 11 न्यूटन हो जाएगा। तो नाउ रिजल्टेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो 17 minus 11 that will be the 6 Newton which is not equal to 0. So if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, then they are the unbalanced forces, और अगर the resultant 0 हो जाएगा तो they are the balanced forces.